हेलो। 11 है। आज करंट अफेयर्स कौन कौन से आए हैं उन्हें हम देखेंगे यहाँ पर। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी में जो आर्टिकल लिए जाते हैं उनसे यहाँ पे एमसीक्यू बनाए जाते हैं। अब अगर आप बात करो एमसीक्यू के स्टैंडर्ड ऐसा है ना कि यूपीएससी में जो भी करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इससे बाहर नहीं जाएगा डेली के जो एमसीक्यूज अगर आप इसे कवर करते हो। इसके अलावा स्टेट पीसीएस भी अगर आप करते हो तो भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्योंकि मैं हर एक स्कीम का हर एक फैक्ट का ऑलरेडी उसको तोड़ तोड़ के सारा बता देता हूँ, सारी ब्रीफिंग कर देता हूँ। अभी आप देखोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं, बात करते हैं पहले प्रश्न की। बाइलिंगुअल डिस्कशन है, हिंदी इंग्लिश जो भी आपका मीडियम है आप उससे देख सकते हैं। विच आर द फॉलोइंग स्कीम फोकस ऑन एडोलसेंट रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो जो किशोर प्रजनन स्वास्थ्य है उस पर फोकस करने के लिए कौन कौन से सरकार की पहलें हैं? राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, मिशन शक्ति, बचाओ बेटी पढ़ाओ, मिशन परिवार विकास। अब इसमें हो सकता है मिशन शक्ति को लेकर डाउट हो, बाकी सारे ही सही हैं और इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑल ऑफ द एबव सभी सही हैं। अब ये तो हो गया यूपीएससी इस तरह से पूछ सकता है। स्टेट पीसीएस क्या पूछेगा? स्टेट पीसीएस पूछ सकता है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो कब किया गया? 2014 में शुरू किया गया। टारगेट क्या था इसका कि जो 10 से 19 वर्ष की जो किशोर हैं, युवतियां हैं, उनका स्वास्थ्य बेहतर करना, ये इनका टारगेट था। ठीक है, अब ये हो गया पीसीएस क्वेश्चन। अब इसमें और क्या है? मानसिक स्वास्थ्य पर भी फोकस किया गया। यूपीएससी स्टेटमेंट दे, क्या मानसिक स्वास्थ्य पर फोकस किया गया? हाँ किया गया। जेंडर जो बेस जो क्राइम होते उस पर फोकस किया गया? हाँ किया गया। तो ये सारे लक्ष्य इसमें रखे गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसको किया। किस मंत्रालय ने? स्वास्थ्य मंत्रालय ने। स्वास्थ्य मंत्रालय ने। ठीक है, अगला अगला जो ऑप्शन क्या था? मिशन शक्ति। अब मिशन शक्ति कब शुरू किया गया? 2021-22 में शुरू किया गया मिशन शक्ति। अब इसका केंद्रीय बजट जो अनाउंस हुआ था उसी में महिला बाल विकास मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, उसने क्या किया, इसको शुरुआत की, उसको बजट में अनाउंस किया गया। अब इसके दो सब कंपोनेंट्स भी हैं। क्या कंपोनेंट है इसके? एक तो है संबल, संबल एक कंपोनेंट है, दूसरा सशक्त। सशक्त दो कंपोनेंट इसके हैं। ठीक है, संबल में का फोकस ये रहता है कि एक तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, दूसरा एम्पावरमेंट करना, वन स्टॉप हेल्थ सेंटर बनाना, वुमेन के लिए हेल्पलाइन नंबर देना, तो ये संबल के अंतर्गत होता है। वहीं समर्थ या सशक्त की बात करो तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ व अन्य कार्यक्रम इसके अंतर्गत भी आ जाते हैं। तो मिशन शक्ति में दो सब कंपोनेंट है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ये इस तरह से यूपीएससी में भी स्टेटमेंट देके पूछा जा सकता है। तीसरा स्कीम यहाँ पे है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अब इसे कहाँ शुरू किया गया था? तो इसे हरियाणा से शुरू किया गया था, पानीपत के हरियाणा से शुरू किया गया था। मोदी जी ने 2015 में शुरू किया था इसे, जनवरी में, 22 जनवरी को। ठीक है, 22 जनवरी को शुरू किया था। अब इसमें फोकस ये था कि जो जेंडर रेशियो, सेक्स रेशियो है, खासतौर पे आप देखो हरियाणा में जो सेक्स रेशियो 800 के आसपास था, तो सेक्स रेशियो में सुधार हो। तो जैसे ही मोदी जी की सरकार में 2015 में इस स्कीम की शुरुआत की गई। और चौथा यहाँ पर है मिशन परिवार विकास। इस योजना की शुरुआत 2016 में की गई। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ किसी स्कीम्स को। तो आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पहली स्कीम ये हो जाएगी राष्ट्रीय आरकेएसवाई, दूसरी मिशन परिवार, दूसरी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तीसरी मिशन परिवार विकास और चौथी मिशन शक्ति। तो इस तरह से 4-5 एरिया आपने कवर कर लिया, 4-5 तरीके एमसीक्यू बनेंगे, उसे आप यहाँ पे कवर कर लिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करोगे। अभी वडोदरा में एक पुल गिर गया, उसके अलावा भारत में, बिहार में हर जगह पुल गिरते रहते हैं। तो उससे रिलेटेड कौन सी बॉडी किसके लिए अकाउंटेबल है, उससे रिलेटेड एक एमसीक्यू है, आप यहाँ पे देख लो, में भी आपको काम आ जाए। पहला स्टेटमेंट बात करता है इंडिया रोड कांग्रेस प्रोवाइड टेक्निकल गाइडलाइन फॉर ब्रिजेस एंड रोड्स। इंडिया रोड जो कांग्रेस है टेक्निकल गाइडलाइन ब्रिज व रोड के लिए प्रोवाइड करती है। पहला स्टेटमेंट अब सही है गलत आपको बताना है। दूसरा, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट सीपीडब्ल्यूडी इज़ द नोडल एजेंसी फॉर ऑडिटिंग ऑल ब्रिज इन इंडिया। तो सीपीडब्ल्यूडी क्या नोडल एजेंसी है ऑडिट करने के लिए, ये बताना है। तीसरा, देयर इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट फॉर एनुअल सेफ्टी ऑडिट फॉर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आपको कुछ भी नहीं बताना तो आपको तीसरा ऑप्शन तो पता ही होगा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई मैंडेट देगा नहीं आर्टिकल में, है ना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में मेन चीज़ों पर फोकस किया जाता है। इन सब पर एक्ट के माध्यम से, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के माध्यम से चीज़ें वर्क की जाती हैं। तो तीसरा ऑप्शन अगर आप एलिमिनेट करते हो तो आसानी से अब यहाँ तक तो पहुँच गए पहले और दूसरे ऑप्शन पे। अब यहाँ पर जो नोडल एजेंसी है ना, ये इसकी नोडल एजेंसी नहीं है ऑडिट करने के लिए, इसकी नोडल एजेंसी कोई और है, अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा और पहला ऑप्शन इसमें यहाँ पर सही हो जाएगा। तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन की तरफ। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के बारे में रिसेंटली इसने अप्रूव किया है कोर हैबिटेट बाउंड्री
चेंज करने के लिए विच टाइगर रिजर्व। तो इसमें एक चीज़ तो क्लियर हो जा रही है ना कि टाइगर रिजर्व में अगर बाउंड्री को चेंज करना है तो किसकी पावर वहाँ पे काम करेगी, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की पावर काम करेगी। अब ये कहाँ किया गया है दैट इज़ सेकेंडरी थिंग। अब इसकी पावर इंपॉर्टेंट हो जाती है, किस तरह की बॉडी है, कौन प्रेसिडेंट है, इसमें ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आंसर सबसे पहले आप देख लो, आंसर इसका हो जाए क्या, सरिस्का। सरिस्का आई थिंक राजस्थान में है, ठीक है, राजस्थान में है टाइगर रिजर्व। रणथंभौर भी राजस्थान में है, पन्ना मध्य प्रदेश में है, और बांधवगढ़ भी मध्य प्रदेश में। ये तो सारी बातें हो गई। अब हम बात करें टाइगर रिजर्व, तो टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में आपने सुना होगा। टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत 1973 में हुई थी। 9 टाइगर रिजर्व्स के साथ शुरुआत हुई थी और प्रेजेंट में आई थिंक 55 टाइगर रिजर्व हैं 2025 में। ये तो बात होगी। सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व कहाँ है, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, हाईएस्ट। ये चीज़ हो गई। दूसरा, अब नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ क्या है। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, इसको कब बनाया गया था, तो इसको यहाँ पर थोड़ा सा हम यहाँ पे पेन चेंज कर देते हैं। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, इसको बनाया गया था 2003 में। 2003 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था अंडर द एक्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इस एक्ट के अंतर्गत इसको बनाया गया। और ये किस तरह की बॉडी थी, एक्ट के अंतर्गत बनाया गया तो स्टैचुरी बॉडी थी, ठीक है। तो कोई एक्ट के माध्यम से जो बॉडी बनती है उसको स्टैचुरी बॉडी या वैधानिक निकाय बोला जाता है। बात करें प्रेसिडेंट की तो कौन होता है, पीएम, प्रधानमंत्री इसका प्रेसिडेंट होते हैं, अध्यक्ष होते हैं इस बॉडी के। तो जब प्रधानमंत्री अध्यक्ष है तो डिसीजन यही लेंगे। और डिप्टी प्रेसिडेंट कौन होंगे इसमें, जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के जो पर्यावरण मंत्री होते हैं वह इसके डिप्टी प्रेसिडेंट होते हैं। ये तो बात हो गई यहाँ पर, ठीक। अब इसका पर्पज़ क्या है, काम क्या है इसका, काम, फंक्शंस, क्या कार्य है इसका। कार्य है कि एक तो वाइल्ड लाइफ रिलेटेड जो पॉलिसी है उसको बनाना, इसके अलावा प्रोटेक्शन एरियाज़ में कोई चेंज करने के लिए परमिशन देना भी इसका काम है। स्टेटमेंट यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछ चुका है इस पर, ठीक है। तीसरा काम क्या है, इको सेंसिटिव जोन्स, इको सेंसिटिव जोन के संबंध में डिसीजन लेना, ठीक है। तो ये सारे इसके काम है। अब इसके अंदर अगर आप देखोगे स्टैंडिंग कमेटी है वो डिसीजन लेती है पर्यावरण के संबंध में, इन्वायरमेंट संबंध में, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार गाइडलाइन दी है कि नेशनल फॉर वाइल्ड लाइफ की जो अनुमति है उसको पर्यावरण की स्वीकृति या पर्यावरण की एक्सेप्टेंस में अनिवार्य माना गया है, मतलब उसकी अनुमति अनिवार्य है किसी भी प्रोजेक्ट के संबंध में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली। आगे हम बात करेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बात कर रहा है व्हाट इज द की ऑब्जेक्टिव ऑफ इनिशिएटिव टीबी हेल्थ। अब यहाँ पर बात कर रहा है क्या कि जो टीबी के संबंध में व्हाट इज द की ऑब्जेक्टिव ऑफ इनिशिएटिंग टीबी डेथ ऑडिट इन इंडिया। तो क्या पर्पज़ है, तो इसका आसान आंसर है यहाँ पर आप देख रहे होगे, एनालाइज द रीजन ऑफ टीबी डेथ टू इम्प्रूव रिस्पॉन्स। तो टीबी की जो डेथ है उसके लिए प्रॉपर रिस्पॉन्स के लिए यहाँ पे इसका यहाँ पे पर्पज़ हो रहा है। अब ये तो बात हो गई क्या इसकी, टीबी से रिलेटेड कि अभी जो ऑडिट का क्या पर्पज़ है। लेकिन क्या सिर्फ ऑडिट यहाँ पर देखना है, यहाँ पर हमें कुछ और चीज़ें देखनी है टीबी के संबंध में। अगर आप देखो टीबी एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। कैसा है, बैक्टीरियल, ठीक। वायरस से हो तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और ये लंग्स को हमारे इन्फेक्ट करता है, ठीक है, लंग्स को इन्फेक्ट करता है, फेफड़े को, ठीक है। और इसका जो साइंटिफिक नेम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बोला जाता है। टीबी फैलता कैसे है, तो एयर टू एयर, अगर आप देखो एक पर्सन दूसरे पर्सन में खांसी छींक से फैल जाता है, इसलिए इसको एयर बोर्न डिसीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एयर बोर्न डिसीज, ठीक है। अब भारत में देखो तो सबसे ज़्यादा टीबी के मामले भारत में आते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है और इसमें भारत ने स्टेप्स उठवाए। भारत ने टारगेट किया कि 2025 तक आई थिंक टीबी को एलिमिनेट करने की बात की थी भारत ने, लेकिन आई थिंक अभी ये एलिमिनेट हो नहीं पाएगा, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा सा आपको यहाँ पे याद रखनी है। और ऐसा माना जाता है कि लगभग 27% जो मामले हैं वो टीबी के भारत में पाए जाते हैं। ये सारी चीज़ हो गई। लेकिन सरकार ने क्या स्टेप्स उठाए इसको लेकर, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट स्टेप्स, क्या स्टेप्स उठाए गवर्नमेंट ने, सरकार ने स्टेप्स उठाए हैं NTEP नेशनल टीबी इरेडिकेशन प्रोग्राम सरकार ने उठाया टीबी को उन्मूलन करने के लिए। नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम वो बेसिकली जो बोला जाएगा। टारगेट इसमें यह रखा गया 2025 तक टीबी को ख़त्म करना है। WHO का टारगेट क्या है, टीबी को 2030 तक ख़त्म करना। ये चीज़ थोड़ा सा आपको यहाँ पे याद रखना। दूसरा, निक्षय पोर्टल को स्टार्ट किया गया। निक्षय पोर्टल में डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना, टीबी के जो पेशेंट हैं उनको ट्रैक करना, उनको मैनेज करना, ये यहाँ पे शुरू किया गया। फिर 500 रुपये निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत उनको दिया जाता था पर माह कि वो अच्छा खाना पीना खा सकें, ठीक है ना, मतलब कि अगर फल फ्रूट वगैरह यूज कर सकें। ये सारी चीज़ यहाँ पर
की गई। साथ ही टीबी हारेगा देश जीतेगा जैसे इनिशिएटिव भी सरकार ने भारत सरकार ने चलाए। ठीक है, अब इसके कई टाइप होते हैं टीबी। अगर टाइप देखो आप, टाइप अगर आप देखो तो एक तो पल्मोनरी टीबी होता है, पल्मोनरी टीबी होता है फेफड़े पर जो इन्फेक्शन करता है। फिर एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी भी होता है जो ब्रेन या किडनी इनमें भी इन्फेक्शन कर देता है। साथ ही एमडीआर टीबी के बारे में आपने सुना होगा, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, जिसमें जो दवाएं होती हैं एक तरह की, अगर आप देखो रेजिस्टेंस वो कर लेता है दवाओं को। और तीसरा है इससे भी एक्सट्रीम होता है एक्सडीआर टीबी, एक्सट्रीम लेवल पर जो टीबी हो जाए कोई दवा ही काम ना करे तो एक्सडीआर टीबी बोला जाता है। और इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, ट्रीटमेंट कैसे होगा, डॉट्स थेरेपी, डीओटीएस, डॉट्स थेरेपी डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट, शॉर्ट कोर्स होता है WHO द्वारा, 6 महीने तक दवाएं उसमें दी जाती है, इस तरह से इसको ठीक किया जाता है। तो कई सारी चीज़ें हमने यहाँ पे टीबी से रिलेटेड यहाँ पे देख ली। आगे बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच नहीं करता। NTCA टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये तो मैच करता है। दूसरा ROV रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल। तीसरा SA-21 ग्वालर इंडियन नेवी एंटी सबमरीन टॉर्पीडो, तो ये मैच नहीं करता। चौथा यहाँ पे सही है, तो 1 2 3 यहाँ पे करेक्ट है। अब NTCA यहाँ पे नाम आ गया, तो NTCA क्या है, आप थोड़ा सा डाउट अगर आपको आ गया होगा तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। NTCA को भी अगर आप बात, एक अथॉरिटी है NTCA, जिसको नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बोला जाता है। इसको 2006 में बनाया गया था, 2006। इसको भी 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत बनाया गया था 2006 में। ठीक है, जो टाइगर के संबंध में, टाइगर प्रोटेक्शन के संबंध में काम करती है। ठीक है, अब टाइगर तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे देख लिया, कुछ चीज़ हमने यहाँ पे टाइगर के बारे में जैसे नहीं देखी। जैसे पहला जो टाइगर रिजर्व किसे माना जाता है, जिम कॉर्बेट को। जिम कॉर्बेट कहाँ पे था, उत्तराखंड में, उसे पहला टाइगर रिजर्व बोला जाता है। फिर अगर सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व देखो, अभी पूछा था UPSC स्टेटमेंट में सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कौन सा है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम, नागार्जुन सागर श्रीशैलम, सागर श्रीशैलम सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है प्रेजेंटली। और सबसे नंबर ऑफ टाइगर्स अगर आप देखो तो मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा है, और टाइगर की संख्या भी मध्य प्रदेश में, उसके बाद कर्नाटका में है। तो इस तरह से अगर आप देखो 4 साल में टाइगर का जो सेंसस होता है उसकी रिपोर्ट यहाँ पे दी जाती है। ठीक है, अब आपका काम क्या है, जो इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है उनको यहाँ पे याद रखना। निस्तार रिसेंटली इन न्यूज इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है, इंडियाज न्यू डीप सी माइनिंग वेसल्स, भारत का नया गहरे समुद्र खनन पोत है क्या निस्तार, तो नहीं है। फर्स्ट इंडिजिनस डाइविंग सपोर्ट वेसल है इंडियन नेवी का, तो क्या है, इंडियन नेवी का है फर्स्ट इंडिजिनस, फर्स्ट इंडिजिनस है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है निस्तार। तो निस्तार क्या है ये आपको यहाँ पे एकदम याद रखना है। ठीक है, C और D तो कोई मतलब नहीं पढ़ने से, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बात करें, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ S-400 MRO फैसिलिटी बीइंग सेट अप इन इंडिया। तो देखो S-400 की जो रख रखाव होता है ना, उसके लिए भी हम क्या करते थे, रूस को बुलाते थे, रूस की टीम आती थी, वो रख रखाव करती थी। अभी एक कंपनी को भारत सरकार ने दे दिया है कि रख रखाव संबंध में वो यहाँ पे सारा मैनेजमेंट कर लेगी। तो इसका पर्पज़ ये है कि इंडिजेनस सपोर्ट मेंटेनेंस एंड रिड्यूस रशियन डिपेंडेंस, तो इंडिजेनस जो सपोर्ट सिस्टम उसको बेहतर करना। हो सकता है कि हम S-400 जैसी जो तकनीकी है इतनी जल्दी नहीं बना सकते, लेकिन रख रखाव में हम खर्चा नहीं करेंगे। जैसे अपाचे अगर जो लेता है उसको रख रखाव खर्चा उसको देना पड़ता है, F-19 है, F-35 है, जो रशिया जो अमेरिकन हेलीकॉप्टर हैं, तो उनके संबंध रख रखाव US करता है। तो इस तरह से अगर खुद देश इंडिजिनस कैपेसिटी डेवलप कर ले तो ये जो चिंता है वो ख़त्म हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे किसके बारे में, UPI के बारे में। विद द रेफरेंस ऑफ इंडियाज UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। What is the first option? UPI was developed by the NPCI under the guidance of RBI and Ministry of Finance. UPI को डेवलप किया गया NPCI के द्वारा अंडर द गाइडेंस ऑफ RBI एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय और RBI के अंतर्गत इसको डेवलप किया गया है। अब ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, आसान लग रहा है क्योंकि हाँ ठीक है, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम IMPS की बात हो रही है और पेमेंट की बात है तो RBI इन्वॉल्व होगा। ठीक है, दूसरा, नामीबिया इज द फर्स्ट अफ्रीकन नेशन टू साइन MOU फॉर UPI, ये क्या बात है, सही बात है, तो एकदम सही बात है। नामीबिया, अभी PM मोदी की घाना नामीबिया विजिट हो रही है तो उसके जो पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं वो दिखाई दे रहे हैं, तो ये बात यहाँ पे एकदम सही है। तीसरा, UPI डज नॉट रिक्वायर इंटरनेट कनेक्टिविटी, कैन फंक्शन ऑफलाइन, ये बात यहाँ पर गलत है। इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है, हालांकि कुछ वॉलेट्स हैं जिसमें आप कुछ पैसे रख सकते हैं, लेकिन बेसिकली यहाँ पे इंटरनेट आपको चाहिए। अब ये तो बात हो गई। अगर UPI के बारे में स्टैटिक टॉपिक अगर जानो तो क्या होता है, UPI एक तरह से रियल टाइम पेमेंट मैकेनिज्म है। ठीक है, और देखिए जो 3 सिस्टम होते हैं, नेफ्ट होता है, RTGS होता है, IMPS होता है पेमेंट मैकेनिज्म का, उसमें जो IMPS होता है इमीडिएट पेमेंट सिस्टम का जो मैकेनिज्म होता है उसके अंतर्गत UPI काम करता है। और NPCI
बेसिकली इसको कंट्रोल करता है, ठीक है। और इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था, कब शुरू किया गया था यूपीआई को शुरू किया गया था 2016 अप्रैल में, ठीक है। और आरबीआई जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है इसका यहाँ पे रख रखाव करती है, ठीक है। मोबाइल नंबर के द्वारा वर्चुअल पेमेंट एड्रेस जनरेट किया जाता है, क्यूआर कोड और यूपीआई जनरेट होता है, जिसके द्वारा इसको क्या किया जाता है, मैनेज किया जाता है। अब एनपीसीआई के बारे में भी जानना जरूरी हो जाता है यूपीआई के थ्रू। तो एक तरह का नॉन प्रॉफिट अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है ये, ठीक है। इसको 2008 में इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। इसने रुपए बनाया, भारत पे बनाया, फास्टैग बनाया, एईपीएस बनाया, तो बहुत सारे पेमेंट मैकेनिज्म एनपीसीआई ने बनाए हैं और उसका बहुत बड़ा सक्सेसफुल एक इनिशिएटिव है यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम। तो यूपीआई उसका बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली। आगे हम बात करेंगे 2023 में पहला जो अंतर्राष्ट्रीय लिंक हुआ था ना, सिंगापुर से हुआ था। सिंगापुर ने क्या किया था, पे नाउ को जोड़ा था यूपीआई से, ठीक है। अब तो यूरोपियन यूनियन में भी फ्रांस जो कंट्री है उसको एक्सेप्ट करता है, फिर यूएई करता है, नेपाल करता है, भूटान, श्रीलंका, मॉरिशस, ओमान, ऐसे बहुत सारे देश क्या करते हैं, यूपीआई को एक्सेप्ट अभी प्रेजेंट में कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तरह के डिजिटल पेमेंट की आइडेंटिटी बन चुका है यूपीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग हेल्थ एंड गवर्नेंस इनिशिएटिव। तो इसमें यहाँ पे आपको बताना है, तो दो एनटीईपी जिसके बारे में बात हो रही है, मिशन शक्ति, दोनों सही। यहाँ पे एनटीईपी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के संबंध में है, मिशन शक्ति मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड का है। टीबी डेथ ऑडिट ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा, पहला और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आज जो डिस्कशन था उसमें इतना ही। कैसा आपको लगा? अगर आपको कोई चेंजेस चाहिए, कुछ रिफॉर्म्स चाहिए, तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल में आप डाउनलोड कर सकते हैं जाके। थैंक यू।